हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम की और सेट एग्ज़ाम की। जितने भी स्टेट में सेट एग्ज़ाम होता है उन सभी की तैयारी यहाँ पेपर 1 की होती है। ठीक है, पेपर 1 सभी को पता है कि कॉमन पेपर होता है और यहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे आते हैं। और दूसरा जो पेपर होता है पेपर 2 वो सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, एमसीक्यूज टाइप ही क्वेश्चन आते हैं, ये सभी को पता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवाईक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो वेस्ट बंगाल सेट की परीक्षा होने वाली है 17 दिसंबर को, उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और जो भी एग्ज़ाम आपके सेट के लिए होने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम उत्तराखंड का है और आपका महाराष्ट्र का आने वाला है, तो इस तरह से अलग अलग स्टेट के जो हैं सेट के एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, तो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी भी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से हैं, आपके स्टेट में होता है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी पेपर 1 की तैयारी आपके यहाँ पे कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, आप सभी को पता है कि नेट के एग्ज़ाम में और सेट के एग्ज़ाम में कोई बहुत फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, सिलेबस सबका सेम है। बस सेट का एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड पे होता है और आपका ये जो है नेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे डिफरेंस हैं। इस तरह से जो आपका सेट का पेपर है, ये इसका डिफ़िकल्टी लेवल करीब 10 से 15% तक कम होता है। ठीक है, नेट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इसका डिफ़िकल्टी लेवल कम होता है, इजी होता है, आपको क्रैक करना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर नेट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नेशनल लेवल पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर सेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो वो आप स्टेट लेवल के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब खाली क्वेश्चन ही नहीं कराना है मुझे, कॉन्सेप्ट के साथ मैं सारी चीज़ें आपको, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारी परीक्षाओं के लिए जो आपकी अभी तक लगी हुई हैं परीक्षाएं, सेट के एग्ज़ाम के लिए चाहे नेट के एग्ज़ाम के लिए, है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, ये आपका नेट का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है पूर्व स्नातक जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए स्वयं पर शैक्षणिक प्रोग्राम और पाठ्यक्रम किसके द्वारा विकसित किए गए, है ना। तो इसमें आपको 9 कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ना होता है, कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। यहाँ पर पहले इनके नाम देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये सारे जो हैं आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि अपॉइंट किए गए हैं, और ये सारी जो हैं यही यहाँ का स्वयं का जो भी कार्यक्रम है वो सारा देखते हैं, है ना। तो AICTE क्या है, ये सेल्फ पेड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल, है ना, टेक्निकल वर्क के लिए है यहाँ पर। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, ठीक है, ये भी इंजीनियरिंग के लिए है ना। UGC सभी को पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। NCERT पता ही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद NIOS ओपन स्कूल के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर स्कूल एजुकेशन। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। आउट ऑफ स्कूल जो डिस्टेंस लर्निंग मोड पे एजुकेशन अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करना चाहते हैं उनके लिए है। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। ठीक है, तो ये क्या है आपका फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए है। और उसके बाद इसकी फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है, NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें जो कौन कौन से होंगे, तो NPTEL हो गया, और देखिए यहाँ पर अहमदाबाद है, तो उसमें क्या है, बेंगलोर है ना, यहाँ पर ये क्या रखा है, बेंगलोर। तो इस तरह से ये नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं है। फिर आपका C है और D है, CEC भी है, और उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए ACD एंड E, है ना। तो ये जो है शैक्षणिक प्रोग्राम और पाठ्यक्रम किसके द्वारा विकसित किए गए हैं, तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका इस तरह से A ऑप्शन यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो ये हो जाता है ACD एंड E, है ना, कोई भी ऑप्शन इसमें मिल रहा है। हाँ, तो ये देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर ये ठीक है ना। तो इसमें
और देखिए कोई भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है ना, बी तो यहाँ पर नहीं है, अहमदाबाद तो जिसमें भी बी होगा उसको आप काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका शैक्षणिक प्रोग्राम और पाठ्यक्रम किसके द्वारा विकसित किए गए हैं, तो ये हो जाता है आपका ये सारे इसके स्वयं कार्यक्रम के लिए, ठीक है। स्वयं का फुल फॉर्म्स आप सभी को पता है ना, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, है ना, ये पता हो गया। उसके बाद देखिए आपको प्लेगरिज्म से क्वेश्चन बहुत आते हैं और पूछे भी जा रहे हैं ना, तो ये नेट के क्वेश्चन में आया हुआ था और इसी तरह का क्वेश्चन आपका एमपी सेट में भी आया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए कई बार आपके प्लेगरिज्म के जो है चेकिंग टूल्स पूछे जा रहे हैं और आपके सॉफ्टवेयर कौन कौन से जो है यूज़ करते हैं ये पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें प्लेगरिज्म के टाइप्स कितने हैं और इसके लेवल्स क्या हैं, कि जो सिमिलरिटी कंटेंट में आपके पाई जाती है किस लेवल पे क्या उसको पनिशमेंट दिया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस तरह से आप अगर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेगरिज्म पे मैंने भी बना रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आना आपका यहाँ पर तय है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है एक जो विद्यार्थी है विश्वविद्यालय में अपना पीएचडी क्या है यहाँ पर सबमिट करना चाहता है, थीसिस, पीएचडी थीसिस जमा करता है, उसके शोध प्रबंध की समीक्षा करने पर, है ना, तो इस तरह से उसके जो कंटेंट में 35% भाग में कितना सिमिलरिटी पाई जाती है, उसके कंटेंट में 35% सिमिलरिटी पाई जाती है, किसी से उसने लेके लिखा है। तो इसका मतलब है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशंस के अनुसार निम्नलिखित में से ये साहित्यिक चोरी के किस स्तर में आता है। तो पहले आपको लेवल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए साहित्यिक चोरी क्या है, मतलब किसी के द्वारा किए गए कार्य विचार या उसका जो कंटेंट है आपने बिना उसको क्रेडिट देते हुए, बिना उसका नाम कहीं मेंशन करते हुए अपने में उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, है ना, यही हो जाता है आपका साहित्यिक चोरी। अब इसके लेवल्स क्या होते हैं, तो देखो 0 लेवल पे होता है 0 से 10% तक समानता, मतलब कोई दंड नहीं होता है। उसके बाद पहला स्तर, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट लेवल पे क्या है 10 से 40% तक है। ऐसे छात्रों को 6 माह की निर्धारित अवधि के भीतर यहाँ पर संशोधित आलेख को जमा करने को कहा जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या है 40 से 60% तक सिमिलरिटी है। ऐसे छात्रों को 1 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर आलेख को जमा करने से वंचित किया जाएगा, डिबार्ड किया जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो लेवल है 60% से अधिक समानता है, तो ऐसे छात्रों के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं तो ये आपको पता होने चाहिए। तो इसमें एक मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें आपको टीचिंग और रिसर्च के जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे एक ही जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नहीं तो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। वरना आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैं वीडियो डाल देती हूँ, तो उसके लिंक को तो आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा लेवल हो गया, तो यहाँ पर देखिए 35% तक कह रहा है ना, 35% ना मतलब फर्स्ट लेवल पे आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 40% की बात होती है ना। तो इस तरह से ये आपका प्लेगरिज्म से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्निंग थ्योरीज से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना, मेंशन नहीं है सिलेबस में लेकिन सवाल आते हैं। तो इस तरह से नेट के में भी सवाल आया था। इसमें देखिए अधिगम का जो नियम है ये, तो इसमें उद्दीपन अनुक्रिया मतलब जो एसआर थ्योरी है आपकी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये आपकी थॉर्नडाइक की है ना, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उन्होंने क्या था 3 मुख्य नियम दिए थे और फिर 5 जो है ऑक्सिलरी मतलब जिनको सहायक नियम कहते हैं, गौण नियम कहते हैं, वो दिए थे। अब इनको जान लेते हैं, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए थॉर्नडाइक का क्या मत था, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो संबंध होता है, तो इस तरह से उसमें दोनों में क्या है कंडीशनिंग बॉन्ड जो है स्थापित हो जाता है और यही अनुबंध सीखना कहलाता है। 3 नियम क्या थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक है। ये हो गया तत्परता, मतलब जबकि लर्नर है उसकी सीखने के लिए अपनी वो जो उसके सेंस ऑर्गन है और जो कर्म इंद्रियां हैं तत्पर होकर संज्ञान लेता है और सीखना तेज गति से होता है, ये तो हो जाता है तत्परता का नियम। प्रभाव का नियम सीखे जाने वाले कार्य का सीखने के लिए महत्व से है ना। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और सीखने से उसको संतोष मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, तो सीखना सरल होता है, तो ये हो जाता है संतोषजनक अवस्था, ठीक है। और जब उसको क्या निराशा होती है, तो ये असंतोष, उसको सेटिस्फाइड नहीं है। अभ्यास का नियम क्या है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच परिवर्तनीय संबंध होता है, जिसे अभ्यास कहते हैं।
बार बार चीज़ें जो की जाती हैं, जैसे कि मैथ्स में आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, डीआई के सवाल लगाते हो, ये आपका क्या है, अभ्यास का नियम है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये तो हो गया तत्परता का नियम, प्रभाव और अभ्यास, है ना, ये सारे हैं। तो प्राथमिक नियमों की बात, ये प्राथमिक नियम थे, प्राइमरी लॉज थे। इसमें आपका कौन सा नहीं आ रहा है, तो लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से पढ़ना है कि नहीं पूछ रहा है ना, तो ये नियम इसमें नहीं आता है। जो आपके ऑक्सिलरी नियम्स हैं वो क्या है, सीखने के सहायक नियम। इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, जिसको बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं, है ना, इसको आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें व्यक्ति बार बार अनेक क्रियाएं करता है। ठीक है, तो कुछ क्रियाएं लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं, व्यक्ति भूल जाता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती हैं, ये हो गया। फिर मेंटल सेट और एटीट्यूड, मानसिक वृत्ति, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, मतलब शिक्षण की प्रक्रिया बहुत हद तक व्यक्ति के मानसिक वृत्ति, है ना, जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी आप वैसा ही काम जो है सीखने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आता है तत्व प्रबलता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। फिर अनुरूप सादृश्यता का नियम, अनुरूपता या सादृश्यता, जिसको एनालॉगी कहते हैं, सिमिलरिटी। इस नियम के अनुसार किसी नई परिस्थिति में भी वैसे ही अनुक्रिया को करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है सीखने की अनुक्रिया, है ना। इस नई परिस्थिति में पहले सीखी गई परिस्थिति से कितना स्थानांतरण होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों परिस्थितियों में सामान्य तत्व की संख्या कितनी है। जैसे कि आप 2 + 2 4 करते हो, और अगर इसी तरह से एडिशन आपको 3-4 डिजिट का थोड़ा बड़ा दे दिया जाए तो भी आप ऐसे ही करोगे, है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, फिर साहचर्यात्मक स्थानांतरण, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है, एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तन के बीच भी जो है किया जा सकता है। तो ये हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, मतलब एक ऐसा वेरिएबल है जो कि आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह से वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो जाती है ना। तो ये हो जाता है आपका, चाहे तो इसको आप स्लाइड रोककर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आपने देखा कि क्वेश्चन जो हैं आपके बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बस क्वेश्चन के जो है उसमें उसके पैटर्न में थोड़ा सा फ़र्क ऐसे हो जाता है कि नेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से उसकी जो लैंग्वेज होती है, उसकी जो शब्दावली होती है थोड़ी कठिन होती है, और जो सेट के एग्जाम में होते हैं छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है, थोड़े इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पढ़ने में ज़्यादा लेंथी नहीं होते हैं, ज़्यादा टफ इसकी लैंग्वेज नहीं होती है। तो इस तरह से सेट के एग्ज़ाम को अगर आपका नेट नहीं क्लियर हुआ है तो भी आप सेट कर सकते हैं, अच्छा ही रहेगा। और अगर नेट क्लियर है तब तो आप पूरे इंडिया में ऑल ओवर कहीं पर भी आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, समकालीन भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित मूल्यों को विकसित करना है। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात हो रही है, समकालीन भारत में और उच्च शिक्षा संस्थानों में। तो इसमें क्या कहा गया था, सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो हमारे इंक्लूसिव वैल्यू पे, समावेशी मूल्य। समावेशी क्या होते हैं कि कोई भी सामान्य है या कोई भी विशिष्ट है ना। लर्नर्स की बात ही हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हायर एजुकेशन की बात हो रही है तो छात्रों से संबंधित है। ठीक है, तो छात्रों की जब बात आती है तो चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, विशिष्ट हो, अति विशिष्ट श्रेणी में हो, मतलब अगर उसमें कोई ऐसी डिसेबिलिटीज़ है जो कि सामान्य बच्चों की तरह वो व्यवहार नहीं कर रहा है, तो भी उसको हम क्या करेंगे कि उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि सामान्य रह के ही जैसे सामान्य बच्चे करते हैं बिल्कुल वैसी ही सारी एक्टिविटीज़, वैसे ही उसको हम वैसा ही इन्वायरमेंट देंगे। ठीक है, उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि हम में कुछ कमी है। तो ये हो जाती है समावेशी मूल्य, है ना। तो ये हो जाता है आपका इंक्लूसिव वैल्यू। और इंक्लूसिव एजुकेशन आप ऐसे ही पढ़ते हो, जो कि फर्स्ट पेपर में इस तरह से सवाल आ रहे हैं। तो ये आपका वेस्ट बंगाल सेट में ही पूछा गया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में समान स्थिति वाले लोगों के बीच संचार का सबसे अच्छा प्रकार क्या है। हमेशा समान स्थिति की देखिए बात हो रही है। हायर एजुकेशन भले है, थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए यहाँ पे हायर एजुकेशन लिखा है, जबकि आपका जो इक्वल स्टेटस में कोई भी कम्युनिकेशन होता है वो आपका कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, समान स्तर पे है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल, बराबर के लेवल पे है। उच्च शिक्षा की बात करें मतलब
समान स्थिति वाले लोग, जैसे कि कोई भी प्रोफेसर से ही बात कर रहा है, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर से ही बात कर रहा है, इस तरह से जो बिल्कुल इक्वल लेवल पे हैं उन्हीं से बातचीत हो रही है, उन्हीं से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये आपका क्षैतिज संचार हो जाता है। ठीक है। और आपका क्रॉस कम्युनिकेशन वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल में आपका यहाँ पर देखिए, वर्टिकल में आपका ऐसे होता है, अप डाउन दोनों होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से यहाँ पूछी गई हैं, है ना। उसके बाद विच ऑन द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव टू एथनोग्राफिक रिसर्च, निम्नलिखित में कौन सा एथनोग्राफिक रिसर्च के लिए विशिष्ट है। अब विशिष्ट से मतलब एथनोग्राफिक रिसर्च में हम क्या चीज़ करते हैं, कौन सी स्टडीज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप किसी ग्रुप में या समुदाय या समूह की बात अगर करें तो वहाँ पर जो रिसर्चर है उनकी जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, रहन सहन, भाषा, बात व्यवहार, विचार, इन सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर स्टडी ऑफ कल्चर की बात करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका एथनोग्राफिक रिसर्च, काफ़ी पूछा जाता है और इससे संबंधित सवाल अभी जो है आपका एमपी सेट में भी पूछा गया है, आगे मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये फिर आपके नेट के सवाल इस तरह से आए हैं, लेकिन आपका एलएमएस से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है इसको। इसमें कह रहा है ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे विद्यार्थियों को एक अनुदेशक पढ़ाता है, एक इंस्ट्रक्टर है जो कि पढ़ा रहा है। ठीक है, एक पाठ के बाद जो इंस्ट्रक्टर है पठन सामग्री जो कि ई कंटेंट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसको इस उद्देश्य से संलग्न करता है कि विद्यार्थी इनके अवलोकन कर सकें, है ना। इसके लिए अनुदेशक कौन से विकल्प का चयन करेगा। तो देखिए, ऑनलाइन कक्षाएं हैं, इंस्ट्रक्टर बच्चों को पढ़ा रहा है, लर्नर्स को पढ़ा रहा है, उसके बाद यहाँ पे कंटेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ई कंटेंट यहाँ पर जो मटेरियल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से और इस तरह से ई कंटेंट दे रहा है कि विद्यार्थी इसको देख सकें, इसको समझ सकें। तो इसके लिए आपको कौन सा चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, कंटेंट क्रिएशन टूल ये नहीं है, नेटवर्किंग लिंक्स ऑन द वेबसाइट इससे नहीं है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्या होता है, ये एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है जो एक सॉफ्टवेयर आधारित या सास प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पर आधारित होती है। ये प्रशासन रिपोर्टिंग मतलब यहाँ पर शैक्षिक पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामग्री सीखने और विकास कार्यक्रम के वितरण में ये सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये एलएमएस जो है ऑनलाइन कक्षाओं में भी उपयोगी होता है। अब इसमें एलएमएस के टूल्स के बारे में भी पूछा जाता है, यहाँ पर नेट के एग्जाम में भी आया है और सेट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि टूल्स के बारे में क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं। एमपी सेट का जो परीक्षा हुआ था उसमें सॉफ्टवेयर जो है क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन आपके बने थे। ठीक है, तो टीचिंग एंड रिसर्च जो सॉफ्टवेयर की वीडियो है उसको आप लोग देखिए, और इसी तरह और भी जो वीडियोस हैं, आपको लगता है कि ये मेरा पार्ट सही नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं आता है, तो मैंने फैलेसीज के बारे में, रिसर्च की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एलएमएस टूल्स की बात करूं तो मूडल है, ये पहचानने को भी आता है इसमें से कौन सा एलएमएस टूल है, या आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछा जा सकता है। एलएमएस जो है टूल्स में मूडल क्या करता है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म विद अ वाइड रेंज ऑफ फीचर्स फॉर कोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, मूडल, कैनवास देखिए, कैनवास और कैनवा फर्क होता है। कैनवास आपका एलएमएस टूल होता है ना, और कैनवा को हम प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कैनवास क्या है, यूजर फ्रेंडली एलएमएस विद कोलैबोरेशन टूल्स यूज्ड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड क्या है, अगर ऐसे ब्लैक बोर्ड आपको लिखा हो एलएमएस पूछा जाए तो आप सोचोगे ब्लैक बोर्ड वही है जो हम जो है वैसे यूज करते थे अपने टीचिंग के दौरान, है ना। लेकिन यहाँ पर ब्लैक बोर्ड ऑफर ए कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ टूल्स फॉर कोर्स डिलीवरी एंड असेसमेंट। ठीक है, गूगल क्लासरूम सभी को पता है, ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे होती हैं, तो इस तरह से कोलैबोरेशन एंड फाइल शेयरिंग के लिए तो यहाँ पर ये इसका यूज़ करते हैं। एडमोडो सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, डिजाइनिंग फॉर K-12 एजुकेशन, प्रमोटिंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, स्कूलॉजी फोकसेस ऑन कोलैबोरेशन, प्रोवाइडिंग टूल्स फॉर कम्युनिकेशन, ग्रेडिंग एंड रिसोर्सेज शेयरिंग। ठीक है, तो ये आपके टूल्स के बारे में हो जाता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से एलएमएस टूल्स ये सारे हम यूज़ करते हैं अपने टीचिंग और जो है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। टीचर्स के द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं और लर्नर्स के द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं। अभी आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था नेट के एग्जाम में कहूत से आया था, तो कहूत क्या है, एक क्विज या आपका जो एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब आप एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं लेकिन हम उसको इंटरैक्टिव बनाते हुए, मतलब खेल के माध्यम से सिखाया जाता है।
प्रश्नोत्तरी बनाई जाती है और खेल के माध्यम से यहाँ सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप जब सारे कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, तो चाहे नेट की परीक्षा हो या सेट का एग्जाम हो, कोई भी पेपर आपका आसानी से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेस जो है क्लियर होना ज़रूरी होता है। और अगर अभी आप लोगों ने नेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके जो DI और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के या आपके रीजनिंग के सवाल इस तरह से क्या है, थोड़े से टाइम टेकन बन रहे हैं। तो आपको ये पार्ट आपका मजबूत होना चाहिए, जो थ्योरी बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसको ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और इसका जो है वेटेज बढ़ाइए, है ना। तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होना आसान हो जाता है, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन वाला है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो भी आंसर गलत हो जाएगा, हम कर नहीं पाए तो भी गलत हो जाएगा। तो कम से कम ये जितने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सवाल होते हैं इनको नहीं गलत करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच मैथड ऑफ टीचिंग डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन स्टूडेंट। ये सारे आपके क्वेश्चन MP सेट में पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, किस शिक्षण पद्धति से छात्रों में जिज्ञासा की भावना विकसित होती है। जिज्ञासा मतलब जिसमें वो पूछें, क्वेश्चन पूछने की उनमें उत्सुकता हो, तो ये आपका ह्यूरिस्टिक मेथड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अनुमानी विधि या खोज प्रवृत्ति जिसको कहते हैं, तो ये आपका ह्यूरिस्टिक मेथड हो जाता है। इसमें देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से, अब देखिए जो आपका MP सेट के जो सवाल आ रहे हैं इसमें ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, आपको क्या है 1 लाइन 2 लाइन में ही सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही है, टॉपिक आपके वही हैं सारे जो कि नेट की परीक्षा में आते हैं। बस नेट में क्या होता है कि थोड़ा सा शब्दावली, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी कर दिया जाता है ना, तो इस तरह से ये वहाँ पे दिक्कतें होती हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा DTH चैनल उन लोगों की सहायता करने और उन तक पहुँचने के लिए है जिनके पास इंटरनेट तक पहुँच नहीं है। तो अब यहाँ देखिए, दीक्षा भी है, स्वयं प्रभा है, निष्ठा है, स्वयं है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिजिटल इनिशिएटिव में चीज़ों को बताया है, तो यहाँ तो इतना डिक्टेट नहीं मैं इसको कर पाऊँगी, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा, तो आप वहाँ पर उन वीडियोस को देख लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, आज 13 तारीख है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप लोग चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। जितने लोग भी सेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो उन वीडियोस को देख लें ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं ना, वो क्या है, स्वयं प्रभा होती है ना। तो यहाँ पर देखिए स्वयं प्रभा, और इसके फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिए, है ना। तो यहाँ देखिए निष्ठा क्या है, निष्ठा इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, उसके बाद स्वयं का फुल फॉर्म सभी को पता है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो हमने सभी के बारे में देख लिया है ना। स्वयं ही है, स्वयं प्रभा का ही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए ये भी MP सेट का ही क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर कह रहे हैं, और आप लोग का जब एग्ज़ाम हो जाए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस तरह से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और जो जिस भी स्टेट का है, जहाँ से भी आप हैं, सभी लोग आप जो है यहाँ पर बताइएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है, और वीडियोस देख लीजिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। इसमें कह रहा है औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजाति, स्टडी ऑन द टॉपिक परसेप्शन ऑफ ट्राइबल पीपल अबाउट फॉर्मल एजुकेशन। देखिए यहाँ पर ट्राइबल पीपल की बात हो रही है, जनजाति है जिसको कहते हैं। कम्स अंडर विच ऑफ द टाइप ऑफ रिसर्च। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बस इनको आपको ये पता होना चाहिए हिस्टोरिकल क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या है, एथनोग्राफिक क्या है ना। जब जनजाति की बात हो रही है तो यहाँ पर औपचारिक शिक्षा से संबंधित, तो जनजाति की बात हम किस में करते हैं, एथनोग्राफिक में करते हैं, है ना। एक्सपोज फैक्टों में तो अलग ही हो जाता है, हिस्टोरिकल में इतिहास से संबंधित बातें करते हैं। एक्सपेरिमेंटल में क्या करते हैं हम, जो आपका चर होता है, वेरिएबल्स, इसको यहाँ पर चेंज मतलब वेरी करता है। ठीक है, और इसी के प्रभाव का जो है आप देखते हो, जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर होता है, उस पर हम उसका ही वेरी करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और उसका इस तरह से क्वेश्चन आपके आए हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके डिफरेंट सेट के एग्जाम में पूछे गए। तो ये हो जाता है आपका क्या, एथनोग्राफिक, है ना। तो ये हो जाता है एथनोग्राफिक। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी पूछा गया है, ये भी MP सेट में आया है और आपका इसमें भी आया है, UGC नेट में भी इस तरह के सवाल आए हैं। ठीक है, तो SPSS स्टैंड फॉर, ये क्या है, ये टूल्स है, सॉफ्टवेयर है यहाँ पर। ये क्या है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, SPSS। SPSS इसका फुल फॉर्म तो याद ही होना चाहिए,
ये यूज़ किस लिए किया जाता है? सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज है ना, तो इसे IBM SPSS सांख्यिकी के रूप में भी जाना जाता है। एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका उपयोग सांख्यिकी डेटा के विश्लेषण के लिए किया जाता है ना। तो इस तरह से ये किस फील्ड में यूज़ करेंगे? सोशल साइंस में, है ना, फील्ड ऑफ सोशल साइंस। और इस तरह से यहाँ पर हम डेटा मार्केट्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका SPSS, है ना। तो ये आपका सोशल साइंस के लिए होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। MP सेट में भी ऐसे ही आ रहे हैं। और बस MP सेट में क्या होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी ज़्यादा टफ नहीं होती है, पढ़ने में आसान होती है। और नेट में आपकी जो है इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी, लगता है हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे बने रहें, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम है, सेट का एग्ज़ाम है, नेट का भी अभी कल होने वाला है, तो जिन लोग का भी एग्ज़ाम है होने वाला है, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और अपनी तैयारी को मजबूत करिए और बताइएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।